सही है, डेट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन। उसके बाद एक और एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक और है हमारे पास एडिशन पॉलीमर, जिसको हम कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन फोम नाम सुना होगा, जिससे वो थर्मापोल जिसको कहते हैं। अच्छा, इसका जो हमारे पास मोनोमर होता है ना, वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा होता है C6H5। अच्छा, ये कभी कभार यूं भी बना हुआ आया एग्जाम में। ठीक है, अभी किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है वो उसकी डिटेल में नहीं जाना, बस अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि इसका मोनोमर जो है वो ये है। ऐसे बहुत सारे मोनोमर जब कंबाइन होंगे तो ये जो पॉलीमर बनाएंगे उसको हम पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। मतलब मैं दोनों मोनोमर को लेके, दोनों रिप्रेजेंटेशन लेके आपको पॉलीमर इसका दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। सही है, और इनके अगर रिपीटेड यूनिट बनाना चाहो सिर्फ C6H5H और ये N, और इसका बनाना चाहो N। नाम देखो याद करने हैं जरूरी इसके ना। वैसे पेपर वन में तो नाम बहुत मुश्किल है, कभी पूछा नहीं है, लेकिन याद कर लेना। यहाँ 5 के तो नाम याद होने चाहिए। अभी एक और मैं छठा बता रहा हूँ, उसका नाम याद करना जरूरी नहीं है, बस आपको आइडिया देना है कि भाई और भी चीजों के पॉलीमर बन सकते हैं एडिशन पॉलीमर। जैसे कि एक और होता है जिसको हम कॉमनली perspex कहते हैं। ठीक है, और इसका केमिकल नेम होता है पॉली मैथाक्राइलेट। अब ये नाम याद नहीं करना। पर्सपेक्ट बेसिकली क्या होता है, जो वो वाला ग्लास जैसे लेंस बनते हैं ना, जो चश्मे होते हैं प्लास नजर के, उसके जो लेंस होते हैं, जो एक तो बिल्कुल शीशे का होता है और एक जो है वो प्लास्टिक का होता है, गिरने से टूटता नहीं है। दैट्स पर्सपेक्स। तो इसका जो मोनोमर होता है वो इस तरह का है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो सब में है। ये इसका मोनोमर है, और इससे जो पॉलीमर बनेगा, ऐसे ही बहुत सारे मोनोमर्स। सही है, एल्कीन होता है। एल्कीन हमेशा एडिशन जो है एल्कीन फैमिली से ही होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अल्कीन होता है, अल्कीन से ही बनेगी एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और पर ये एक ही इसका जो मोनोमर है में इस वो पॉलीमर जनरल को फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है एल्कीन तो यूं से, करोगे। एल्कीन से मिलता जुलता ना भी हो फिर भी वो बनेगा, इसका जनरल फॉर्मूला। हाँ, इसको मेथाक्राइलेट कहते हैं इसका नाम। अब इसका नाम तुम्हें याद नहीं करना। अब तुम्हें कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो मतलब वो पॉलीमर बना सकता है। अभी पेपर वन कर लेते हैं ना, तो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात। अभी इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज एडिशन कर लेते हैं, फ्राइडे को कंडेंसेशन कर लेंगे। ओके।
क्वेश्चन 135 में कह रहा है विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज मेड बाय, अच्छा अब देखो कुछ इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के भी होंगे, कुछ एडिशन के भी होंगे। तो आज हम कंडेंसेशन कर रहे हैं तो मैं सॉरी एडिशन कर रहे हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के क्वेश्चन मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। अच्छा ये वाला जो पॉलीमर है, सेक्शन ऑफ अ पॉलीमर, क्वेश्चन 136, विच एल्कीन इज यूज्ड टू मेक दिस पॉलीमर। अब देखो आपने रिपीटेड यूनिट ढूंढना है। रिपीटेड यूनिट क्या है कि जैसे ये पॉलीमर जो स्टार्ट हुआ है, पहला हाइड्रोजन है, फिर C2H5 है, फिर दोबारा हाइड्रोजन आ गया, फिर C2H5 आ गया। मतलब क्या है, फिर हाइड्रोजन पे C2H5, मतलब ये एक रिपीटेड यूनिट बन रहा है, हाइड्रोजन और एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे C2H5। जब अगर तुम्हें इसका वो बनाना है, क्या कहते हैं, एल्कीन देखना है या इसका मोनोमर देखना है कि किस मोनोमर से ये बना होगा, तो मैंने क्या करना है, इसमें से एक रिपीटेड यूनिट को निकाल के और इनके दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है बस। समझ आ रही है बात। मतलब ये एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे ऊपर C2H5, ये इसका रिपीटेड यूनिट है। और इसका अगर मुझे वापस रिवर्स करके देखना है कि भाई किस मोनोमर से बना है, तो उसमें डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है। अच्छा इन्होंने जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ऑप्शंस में इन्होंने आपको ऑप्शन में स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं तो देखो पहला कार्बन जो है उसके साथ दो हाइड्रोजन है, CH2 हो जाएगा वो। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। उसके बाद जो दूसरा कार्बन है उसके साथ एक C2H5 है और एक हाइड्रोजन है। चलो हाइड्रोजन तो मैंने ये लिख दिया। अब ये जो आगे C2H5 है, अब C2H5 मतलब दो कार्बन और है, तो इन्होंने देखो खोल के लिखे हुए हैं दो अलग अलग कार्बन। अब जो दो अलग अलग कार्बन होंगे, एक कार्बन दो कार्बन, तो कार्बन के चार चार बॉन्ड बनने हैं। तो C2H5 में जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा उसका एक बॉन्ड तो पीछे वाले कार्बन से, एक बॉन्ड आगे वाले कार्बन से, दो बॉन्ड तो हो गए। मतलब उसके टोटल चार बॉन्ड करने के लिए इसके साथ दो हाइड्रोजन आएंगे। और जो आखिरी वाला कार्बन है उसका सिर्फ एक बॉन्ड है पीछे वाले कार्बन से, तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन आएंगे। तो C2H5 ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने। समझ आई कुछ बात। समझ नहीं आया सर, कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ, कौन बोल, किसको समझ नहीं आया, उस्मान तुम हो? देखो यहां तक समझ आई बात। एक मिनट रुको। क्या तुम्हें इतना समझ आया कि इसका मोनोमर कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, मोनोमर निकालना आ गया? मुझे बस ये कंफर्म कर दो, मोनोमर निकालना आ गया तुम लोगों को? जी सर, ठीक हमें है। डबल बॉन्ड देखना है। मोनोमर में हमारे पास ये इसका मोनोमर आया है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने लगा के मोनोमर कंप्लीट कर लिया। अब इसको उसने लिखा हुआ जो है ना इस तरह से, देखो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ CH2 और दूसरे कार्बन के साथ CH और इसके साथ भी C2H5। इन्होंने C2H5 को भी खोल के लिखा हुआ है। मतलब ये C2H5 कैसे, दो कार्बन है ना, अगर मैं ये करूँ C, या अगर मैं इसको डिस्क्रीट फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं, तो लेट्स से यहाँ एक हाइड्रोजन और उसके आगे C2H5। अभी C2H5 का मतलब देखो ये है कि एक कार्बन और दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन टोटल 5 है, तो सेकंड लास्ट कार्बन पर दो ही हाइड्रोजन लग सकते हैं ना, चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए इसके। और जो लास्ट वाला कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, तीन। समझ आई अब बात। तो सर इन्होंने ये जो आखिरी वाले C2H5 को था, इन्होंने आपस को मिला के नीचे कर दिया है पूरे को। जी, क्योंकि देखो जब ये, अब यहाँ से अगर जब ये पॉलीमर बनाएंगे इसका, तो मैंने तुम्हें रूल क्या बताया, देयर शुड नॉट बी एनी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अभी जो राइट वाला कार्बन है, जब ये पॉलीमर बनाने जा रहे होंगे, ये जो राइट वाला कार्बन है इसके राइट साइड पे पूरी ये चीज जो लिखी हुई है इसको नीचे लिखना पड़ेगा। अब अगर ये पूरी ऐसी ही मैं नीचे लिखने जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना लिखना। अगर मैं ये पूरा नीचे ऐसे ही लिखने जाऊं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा लिखना। इसलिए इन्होंने इसको कंडेंस करके लिख दिया, जैसे हमने CH3 को कंडेंस करके देखा था पॉलीप्रोपीन में, तो इसको उन्होंने किस तरह से लिख दिया, C, देखो टोटल दो कार्बन है और इन दोनों कार्बन के साथ टोटल मिला के 5 हाइड्रोजन है, तो
इन्होंने इसको लिख दिया C2H5, सही है। और इन्होंने जो मोनोमर लिखा था वो इस टर्म में लिखा था कि C2H5 ऊपर था लाइक दिस यहाँ पे, और हाइड्रोजन नीचे था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका ये मोनोमर था। उससे इन्होंने जब पॉलीमर बनाया था तो वो पॉलीमर फिर हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। ये अब समझ आई बात? जी सर। हमें ये पॉलीमर कुछ इस तरह का दिखा है। तो हमने ये वाला यूनिट जिसमें लेट्स से हाइड्रोजन और C2H5 ये रिपीटेड यूनिट हमने आइडेंटिफाई किया, और फिर हमने डिसाइड किया कि इसका मोनोमर कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस मोनोमर को ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा, ऐसे नहीं लिखा। पहले तुमने इसको देखा कि ये यही चीज है ना। अब इसको अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहो तो फिर उसको आप किस तरह से लिख सकते हो कि कार्बन, पहले वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, और फिर जो तीसरा वाला कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन, और फिर लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। यूं भी लिख सकते हैं इसको, और इसको अगर पलट के लिख दें, लेट से CH3 यहाँ हो गया, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो इन दोनों, ये दोनों एक ही चीज आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, वह पलट के रखा हुआ है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो वो तुम्हारा आंसर है। अब समझ आई बात? सर तो इसका आंसर बी है। इसका आंसर, हाँ इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोनोमर में 4 कार्बन तो हैं, ए में तो 3 कार्बन है सिर्फ, तो ए तो ऐसे ही हटा दो। सी के अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन लगाए हुए हैं, तो सी भी नहीं हो सकता। बचा तुम्हारे पास डी जिसके अंदर 4 कार्बन है, और बी जिसके अंदर 4 कार्बन है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में होता तो पॉलीमर कुछ इस तरह का बनता फिर, मतलब ये मोनोमर इस तरह से लिखा हुआ होता कंडेंस फॉर्म में, और इसके जो पॉलीमर बनता है उसमें दोनों कार्बन पे CH3 आता है, हाइड्रोजन नहीं आ रहा होता। आंसर इज बी। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात अभी? अच्छा, 137 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा था डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉली डाइक्लोरोइथीन। अब हमने तो क्लोरोइथीन पढ़ा है, ये डाइक्लोरोइथीन है, मतलब 2 क्लोरीन। ये याद होना जरूरी नहीं है आपको बस समझ आ गया ना कि इसका जो इन्होंने रिपीटेड यूनिट दिखाया हुआ है वो रिपीटेड यूनिट ये है कि एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं ऊपर नीचे। अगर मैं इसका मोनोमर आपसे पूछूं तो आप इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दोगे, बोलोगे ये इसका मोनोमर हो गया। ठीक है, आसान सी बात है। तो इसका मोनोमर कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगे हुए हों। अब जैसे इसने ए बनाया हुआ है, इसने देखो एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगाए हुए हैं, हाँ इसे पलट के बनाया हुआ है। ऐसी हरकतें इसलिए करता है ताकि बस कंफ्यूज हो, लेकिन ये चीज और ये चीज आइडेंटिकल है। लेकिन जो बी है उसमें देखो एक कार्बन पे क्लोरीन है, दूसरे कार्बन पे भी क्लोरीन है। ऐसा रिपीटेड यूनिट तो शो नहीं कर रहा, रिपीटेड यूनिट में तो एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं, तो बी तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह सी कह रहा था पॉलीमर इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी हमने पढ़ा है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पॉलीमराइजेशन होती है वो एडिशन होती है, कंडेंसेशन नहीं होती है, इसलिए सी गलत। डी कह रहा था पॉलीमर हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मोनोमर। देखो जब भी पॉलीमर बनता है तो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो पॉलीमर विल ऑलवेज हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स मोनोमर्स। तो ये बात याद रखना, इसलिए डी भी गलत, पॉलीमर का लोअर मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, 138 कंडेंसेशन छोड़ देते हैं। हाँ जी, 142 अगेन दिस इज फॉर
क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमर दिया हुआ है, इसमें देखो बस टेढ़े करके बनाए हुए हैं, सेम थिंग ना। ये जो पहला वाला कार्बन है इस पे दो हाइड्रोजन है, वो ऐसे ऊपर नीचे करके बना सकते हो, और ऊपर नीचे दूसरे कार्बन पे CH3 है, ये मोनोमर है। इसका जो रिपीटेड यूनिट होगा उसमें एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे ऊपर नीचे, और फिर दूसरे बराबर वाले कार्बन पे ऊपर नीचे CH3 होगा। तो अगर मैं ये ऑप्शन ए देखूं तो इसमें एक कार्बन पे हाइड्रोजन है ऊपर नीचे, और दूसरे कार्बन पे CH3 है। हाँ ये बात तो सही है। फिर आगे यही चीज रिपीट हो रही है, यस दिस इज द पॉलीमर, इससे पॉलीमर जो बनेगा वो ये बनेगा। बी में क्या गलती है कि एक कार्ब देखो, एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन है दो, और दूसरे कार्बन पे CH3 है, इसने एक कार्बन पे CH3 कर दिया, एक कार्बन पे हाइड्रोजन कर दिया। मतलब ये जो पॉलीमर बी में दे रहा है वो इस वाले मोनोमर से नहीं बना है, क्योंकि इस मोनोमर में एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और दूसरे कार्बन पे दो CH3 लगे हुए हैं, लेकिन ये पॉलीमर तो कुछ और ही शो कर रहा है। सी में भी देखो यही मसला है, और डी में भी यही मसला है। ठीक है, इसलिए ए सही है। क्वेश्चन 147 इज इन द एडिशन पॉलीमर पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन देखो अब, पॉलीप्रोपीन यू आर सपोज टू रिमेम्बर, मैंने बताया ना अभी, पॉलीप्रोपीन C3H6 से बना है, ये मोनोमर है इसका। तो देखो इसका इसने स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दिया, क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये आपको याद करके आना है एग्जाम, और इसका हमने इस तरह से करके लिखा है, CH3 हमने कंडेंस करके लिख दिया, हाइड्रोजन ये इसका मोनोमर है, और जो इसका पॉलीमर बनेगा उसमें रिपीटेड यूनिट ऐसे ही आएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन एटम्स टू हाइड्रोजन एटम्स। देखो तुम्हारे पास ये एक मोनोमर है, तुम ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अगर लगा दो तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, पॉलीमर, पॉलीप्रोपीन। ऐसा ही है ना। अच्छा, मोनोमर में हमारे पास कितने, पॉलीप्रोपीन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। जब इसका पॉलीमर बनेगा तो C3H6 मोनोमर के नंबर बढ़ जाएगा, बस कुछ निकला नहीं है इसमें, कुछ ऐड नहीं हुआ, सिर्फ C3H6 आपस में ऐड हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 10 मोनोमर्स आके लगे जिसने पॉलीमर बनाया है, तो N की जगह पे 10 आ जाएगा, C3H6 और ये हो जाएगा 10। तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 10 3 30, और हाइड्रोजन हो जाएंगे 10 6 60। तो रेशियो जो है जब पॉलीमर बन जाएगा तो कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का जो रेशियो है वो वही रहेगा जो कि पहले मोनोमर में था। जैसे अगर मोनोमर एक C3H6 था, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है 3:6, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा ये 1:2। तो अब पॉलीमर बेशक बन गया जिसमें 10 पॉलीमर एक साथ लग गए, 10 मोनोमर सॉरी एक साथ लग गए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 30, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए 60। लेकिन रेशियो अभी भी वही रहेगा जो 3:6 यानी 1:2 का रेशियो था, 30:60 में भी वही रेशियो रहेगा, दोनों को 30 से डिवाइड करो तो डेट विल स्टे 1:2। एडिशन पॉलीमर में याद रखना कि आपके पास जो पॉलीमर बनने से पहले मोनोमर्स का रेशियो था वही पॉलीमर का भी एटॉमिक रेशियो रहेगा। हमने ऐसे एग्जाम्पल के लिए 10 ले लिया, 20 ले लो, आप 30 ले लो, आप 100 ले लो, सबसे रेशियो तो एक ही आना है। सही है, ये बात समझ आ गई है सबको। चलें आगे। भाई ये कंफर्म कर दो अगर 147 क्वेश्चन सबको समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर।
अच्छा 156 में वो कह रहा है कि पॉलीथीन इज द एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोमर इथीन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो जो पॉलीथीन जो है, अच्छा देखो इथीन जो होता है वो कंबशन रिएक्शन करेगा, पॉलीथीन भी कंबशन रिएक्शन करेगा, मतलब पॉलीमर्स भी जलते हैं टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सही है। तो अब पॉलीथीन कैन बी डिस्पोज्ड बाय बर्निंग, दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जो प्लास्टिक्स है ना, हाँ उसको अभी ज्यादातर मुल्कों में अभी भी डिस्पोज करने के लिए जलाया जाता है, लेकिन उसको जलाना हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें से जब प्लास्टिक्स हम बनाते हैं पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, तो कुछ और केमिकल्स भी हमें डालने पड़ते हैं उसको कलर देने के लिए और डिफरेंट प्रॉपर्टीज देने के लिए। तो वो उससे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, पर लेकिन क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन ही है ना, बस क्या हुआ है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन स्मॉल यूनिट मोनोमर कंबाइन हो गए बड़ा हाइड्रोकार्बन बन गया, तो रिएक्शन तो वो भी वही करेगा कंबशन वाला। तो ए इज करेक्ट। अच्छा बी कह रहा है पॉलीथीन डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। पॉलीथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता है, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज कौन करता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। जब वो पॉलीथीन बन गया है तो इट मींस के डबल बॉन्ड खत्म हुआ है पहले, तभी तो नेबरिंग मोनोमर्स ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है ना। तो पॉलीमर में सिंगल कार्बन होता है, मतलब जो पॉलीमर्स होते हैं एडिशन पॉलीमर्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, और उनके मोनोमर्स जो होंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। समझ आती है बात? तो दे कैन नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर क्योंकि इनके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। अच्छा पॉलीथीन एज द एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4। देखो इथीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इथीन इज 2 कार्बन ना, C2H4। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इथीन का होगा CH4, सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना, डिवाइड बाय 2 करो उसको, CH2 होगा। तो जो मोनोमर का एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही पॉलीमर का भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो सिंपलेस्ट रेशियो वाला हमने देखा ना, इसका भी जो मोनोमर का एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही पॉलीमर का भी होता है। पॉलीथीन इथीन मोनोमर से बना है, इथीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 होगा, तो पॉलीथीन का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 होगा। इन्होंने C2H4 लिखा हुआ इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है पॉलीथीन इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया सो दैट इट डिकम्पोजेस क्विकली व्हेन इट इज इन अ लैंडफिल साइट। देखो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में हम लोगों ने देखा है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो डिकम्पोज ही तो नहीं होते, जब भी तो उनको जलाना पड़ता है। जमीन के अंदर अगर हम उनको बरी कर दें तो प्लास्टिक्स को कुछ नहीं होता है, मतलब वो हजारों साल भी ऐसे ही रहेंगे, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन उनकी नहीं होती है। तो ये बात याद रखना। क्वेश्चन 157 है विच स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन कैन फॉर्म अ पॉलीमर बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन सिर्फ एल्कीन्स में होती है, तो इसमें से जो एल्कीन है वो वाला ऑप्शन आप ढूंढो। C6H14 इज एल्केन क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है CnH2n+2 का, ये एल्कीन है। हेप्टीन C7 7 2 14, ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है एल्कीन का, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये एक एल्केन है CnH2n+2, इसका जनरल फॉर्मूला हो रहा है, और डी में भी एल्केन बना हुआ है। ठीक है। सर 158 कैसे होगा? 158 कौन सा? 158 कौन सा पूछ रहे हो उस्मान? आगे आ गया अभी, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा पूछ रहे हो। अब आगे आगे वो आते हैं। चलो क्लास के एंड में पूछ लेना। 177 देखो कह रहा है इन अ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म पॉलीथीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। अच्छा ये क्वेश्चन ना 3-4 बार रिपीट हुआ है लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। देखो जब आप मोनोमर से पॉलीमर बना रहे हो तो मोनोमर में तो एक मॉलिक्यूल है ना, पॉलीमर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका देखो अब एक चीज इसमें जो कंफ्यूज करता है ना वही क्या करता है, अगर मैंने 10 मोनोमर लिए हैं इथीन के जो कि C2H4 है, उससे मैंने एक पॉलीमर बना दिया जिसमें 10 के 10 मोनोमर एक साथ आ गए, तो इन 10 मोनोमर का जो मास होगा वो इस पॉलीमर का भी मास होगा ना, मतलब 10 मोनोमर का कंबाइंड मास अगर तुमसे मैं बोलूं तो वो इक्वल होगा ना, क्योंकि कुछ निकला तो नहीं है ना ऐड होते वक्त, ये डबल बॉन्ड खत्म हुआ है।
कोई और एटम निकला नहीं है, तो इनका जो कंबाइंड मास, अगर मैं कहूँ कि एक मोनोमर का मास जो है वो 10 ग्राम है, लेट्स से ऐसी, तो 10 मोनोमर्स का मास कितना हो जाएगा टोटल? 100 ग्राम्स। तो जो पॉलीमर होगा उसका मास भी तो 100 ग्राम्स ही होगा ना। तुमसे वो एक मोनोमर का मास बोले तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सारे मोनोमर्स का मास पूछे तो वो पॉलीमर जो इनसे बना है मोनोमर से, वो मास इक्वल होगा ऑब्वियसली। लेकिन क्योंकि मोनोमर अलग, जब मोनोमर्स थे वो, तो वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। लेकिन जब वो पॉलीमर बन गया तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो या मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो, सही है। तो ये वाली चीज याद रखना जरा। सर मुझे अच्छा, एक इंपेरिकल सवाल है फॉर्मूला सर। सेम रहेगा सर मोनोमर का और पॉलीमर का। क्या कह रहे हो उस्मान? एक मिनट ये क्वेश्चन समझा दूं फिर सर पूछना। मुझे पूछना था कि देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हमारा सेम रहेगा, पॉलीमर का और मोनोमर का। जब ये हमारी बात ऊपर हो गई है, तो 177 में ये कह रहा है कि इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज होगा, मोनोमर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पॉलीमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि वो बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। डेंसिटी, अगर डेंसिटी तुम मोनोमर की देखो और पॉलीमर की देखो, तो मोनोमर, एक मोनोमर का मास कम है, पॉलीमर का मास ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम भी चेंज है, उसका मास भी चेंज है पॉलीमर का एज कम्पेयर टू वन मोनोमर, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी चेंज होगी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला की बात हो गई है अभी कि जो मोनोमर का इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वही पॉलीमर का होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मोनोमर का, एक मोनोमर का मॉलिक्यूलर मास कम है और पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। लेकिन अगर वो कंबाइंड मास की बात करेगा ना, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ना लिखे, सिर्फ मास ऑफ मोनोमर लिखे और मास ऑफ पॉलीमर लिखे, सारे मोनोमर, तो फिर जो है इक्वल रहेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है, तो एक ही मोनोमर का मॉलिक्यूलर मास होगा ना, सारे मोनोमर्स को कंबाइन करके तो मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलोगे। तो एक मोनोमर का मॉलिक्यूलर मास और उनसे बने हुए पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास, तो उनसे बने पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। सही है, बात समझ आई है वाली? अब पूछो किसको क्या पूछना है। सर मुझे पूछना था कि अगर अगर आपके पास एक मोनोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज करें वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है मोनोमर, और उसका जो, अब वो एक सब्सटेंस से बना हुआ है, अब आप जितने भी ज्यादा मोनोमर रखते हैं कंबाइन कर देंगे, तो सर लेकिन अब एग्जाम्पल लें कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए और उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप कितने भी लीटर ऑफ वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा। इस तरीके से इसके यहाँ से नहीं ये बात हो रही किसी को इसकी आवाज क्लियर आ रही है तो है। मुझे इसका क्वेश्चन अगर रिपीट कर दो। मेरे पास इसकी आवाज नहीं आ रही है, एक बहुत मोनोमर का डिस्टर्ब है। बॉइलिंग पॉइंट है तो पॉलीमर का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है। हमदान, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? उस्मान, आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है, पूरा क्वेश्चन मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। तुम एक काम करो, उस पर पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लेना क्लास के बाद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो। मुझे बस इतना समझ आए कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे। अभी तुम ये सोच रहे हो कि जो एक मोनोमर है वो बहुत सारे एक साथ हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सेम होना चाहिए पॉलीमर से। नहीं, मोनोमर के सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल जब एक साथ हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। लेकिन जब एक पूरा पॉलीमर बन गया है तो फिर पॉलीमर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ होंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बाकी तुम व्हाट्सएप पे पूछ लेना, तुम्हारी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन 179 ये है कि द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पॉलीमर इज शोन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म दिस पॉलीमर। अब ये आसान सी चीज है, इसमें आपने रिपीटेड यूनिट ढूंढना है। अब रिपीटेड यूनिट में अब Cl, पहले देखो C2, और आई थिंक इससे C2H5 लिखा हुआ है, यस। तो एक कार्बन पे Cl है और H है और दूसरे कार्बन पे H और C2H5 है। तो इस तरह का आपने ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें एक कार्बन पे
पहली बात तो क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। ए तो वैसे ही गलत हो गया, सी भी वैसे ही गलत हो गया, तो मोनोमर जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, तभी तो एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है। अच्छा सी जो है उसमें, अच्छा बी पार्ट जो है उसमें एक ही कार्बन पे C2H5 भी है, Cl भी है। ऐसा मुझे पॉलीमर से तो नहीं दिख रहा। पॉलीमर में तो मुझे ये दिख रहा है कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन और C2H5 है, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन और हाइड्रोजन है। तो उस हिसाब से डी मेरा आंसर है कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है और दूसरे कार्बन पे C2H5 और हाइड्रोजन है। इससे परेशान नहीं होना कि पहले उसने C2H5 क्यों लिखा है, वो पहले यूं भी क्लोरीन और हाइड्रोजन पहला पलट के भी लिख सकता है इसको, और ऊपर नीचे करके भी लिख सकता है। इस तरह से भी परेशान नहीं होना। अगर उसने C2H5 नीचे लिख दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है। अच्छा जी। सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आइए। सर मैं कह रहा हूँ कि वो आपने इसका ए आंसर क्यों नहीं किया, उसमें भी तो C2H5 एक कार्बन के ऊपर था और Cl अलग अगले कार्बन से था। कौन से वाले क्वेश्चन में? ए में डबल ए जो बॉन्ड अभी नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ए में सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, एल्केन दिया हुआ है, वो उससे थोड़ी पॉलीमर बनेगा। ये अच्छा देखो। जी सर। अच्छा 183 कह रहा है विच पॉलीमर हैज द एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। मतलब आपने करना क्या है, देखो जो भी अंदर रिपीटेड यूनिट है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH जिसका आ जाएगा, वो उस पॉलीमर की बात कर रहा है। तो सिंपल आसान सी चीज है, इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 आएगा। मतलब ये तो नहीं हुआ 183 का आंसर। बी में तुम्हारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 1 2 3, और ये 3 लिखा हुआ है तो 6। इसका भी CH2 आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये भी नहीं हुआ। इसी तरह सी में तुम्हारे पास जो है वो आई थिंक यस 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन जो है वो टोटल है 1 2 और दिस इज 5, 5 6 7 8। इससे भी CH2 आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होना आंसर। अच्छा इसके बाद तुम्हारा ये जो डी है इसके अंदर, तो ये मेरे पास स्कैन सही नहीं हुआ हुआ, इसे बताना क्या लिखा हुआ है कार्बन की जगह पे। दिस इज 6 आई थिंक, 6 तो नहीं हो सकता, खैर ये इट शुड बी 5, और ये पता नहीं 2 लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन ये कुछ और है। जरा ये कॉपी में देख के बताओ कि क्या लिखा हुआ सर है, किसी के 6 पास लग सामने रहा पास है। पेपर है तो। सर सिक्स सी लगा, सिक्स एच 6 सिक्स लग लग रहा रहा है है ना। या फिर नहीं सर? 6 जो वो है ना, सी, सी तो लग रहा है, 8 लग रहा है मुझे सी। हाँ नहीं नहीं, ये C6H6 है, ये वो वाला पॉलीस्टाइरीन, अपना ना क्या कहते हैं, 5, सॉरी C6H5 है। तो पॉलीस्टाइरीन पढ़ा था ना अभी, C6H5 वाला, ये वाला जिसमें ये स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, खैर ये तो मिसप्रिंट हुआ हुआ है, वो तो लिखा हुआ होगा सही तुम्हारे पास, वो ये वाला जो था। तो ये C6H5 है, तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH बनेगा। ठीक है, आसान सा है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखो 186, देखो जो मैं कह रहा था ना कि वैसे ही क्वेश्चन दिखने में तो तुम्हें वैसे ही दिख रहा है वो क्वेश्चन जो अभी पीछे किया है। 186 में कह रहा है इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म पॉलीथीन देयर इज नो चेंज इन, अब देयर इज नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, देयर इज अ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, पॉलीमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, देयर इज अ चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि एक, अगर मैं पॉलीमर की मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसका मास बढ़ गया है एज कम्पेयर टू मोनोमर, लेकिन यहाँ पे इसने देखो मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा, सिर्फ मास लिखा है, मतलब सारे मोनोमर्स का मास कंबाइंड मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि सारे मोनोमर मिलके ही वो तो पॉलीमर बना रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे मास होगा जो कि चेंज नहीं हुआ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज होगा ना, मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C2H4, जब उसने पॉलीमर बनाया तो लेट से 10 इथीन मोनोमर कंबाइन हुए तो पॉलीमर बना, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C20H40। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज होगा, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा। ये CH2 आएगा इसका, इथीन मोनोमर का, और पॉलीमर का C20H40 का भी इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 आएगा।
एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा, मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी। देख लो एक बार कि जब हम मोनो एडिशन पॉलीमराइजेशन में, सर मास कैसे चेंज नहीं होगा? जब हम मोनोमर से पॉलीमर में जाते हैं तो क्या क्या चीज चेंज हो रही है हमारी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोमर चेंज होगा, पॉलीमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डेंसिटी चेंज होगी, पॉलीमर की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, सही है। और आपका सेम क्या रहेगा, टोटल मास या सिर्फ मास अगर लिखा हुआ है उसने, क्योंकि सारे मोनोमर्स का कंबाइंड मास इज इक्वल टू द मास ऑफ अ पॉलीमर। और एम्पेरिकल फॉर्मूला ये सेम रहेंगे, सही। सर मास कैसे चेंज नहीं होगा? अगर C2H4 है तो उसका मास सी का मॉलिक्यूलर मास होता है 24 हो जाएगा, और 28 हो तुम तो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास C2। की बात कर रहे हो ना, मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर मास तो चेंज होगा ऑफ कोर्स, लेकिन टोटल मास की बात तो कर रहा है वो, मास का मास मतलब कह वही रहा तो है होता सिर्फ। है। नहीं, मॉलिक्यूलर मास अलग लिखा हुआ मास ऑप्शन से में, क्या उसमें मास मतलब? अलग लिखा हुआ है। नहीं सर, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यार ऊपर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था जिसमें उसने मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, यहाँ पे इसने मास दिया हुआ है सिर्फ, ऊपर मॉलिक्यूलर मास भी था। तो मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। मतलब टोटल मोनोमर्स का जो मास था ना, 10 मोनोमर थे, उसका टोटल, अभी इतनी लंबी बात की तो थी उस्मान ऊपर इसकी, ये तुम्हारे पास अगर 10 मोनोमर्स हैं, एक मोनोमर का मास 10 ग्राम है, तो 10 मोनोमर का मास 100 ग्राम हो जाएगा। उस 10 मोनोमर से जो पॉलीमर बनेगा उसका मास भी तो 100 ग्राम होगा ना, क्योंकि इसमें कोई और मॉलिक्यूल रिलीज तो नहीं हुआ, एलिमिनेट तो नहीं हुआ, सिर्फ ऐड हुए। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन इसके करो, थोड़े से और रह गए, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लो मुझसे।